भारत में कोयला और धात्विक खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पर आधारित इस प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की सेवा के लिए समर्पित ये ई लर्निंग पैकेज खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वावधान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेब गुरु इन्फोसिस्टम्स का एक साझा प्रयास है। ये प्रस्तुति डॉक्टर असीम कुमार सिन्हा, उप महानिदेशक दक्षिण पूर्वी मंडल, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लिखित पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान फॉर इंडियन कोल एंड मेटल माइंस पर आधारित है। इस ई लर्निंग प्रस्तुति के विकास के निर्माण में जिन विशेषज्ञों का बहुमूल्य योगदान रहा है वे हैं DGMS रायगढ़ से श्री उज्ज्वल ता, श्री MD मिश्रा, श्री RK सिंह तथा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से श्री प्रमोद उंदे, श्री विवेक मिश्रा, श्री दीपेश भाटिया। इन सभी व्यक्तियों के लिए हमारी ओर से विशेष आभार। इस प्रस्तुति में सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम अर्थात सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही कोयला व धात्विक खानों में कैसे सुरक्षा प्रबंधन योजना बनाएं और उसे कैसे कार्यान्वित करके आगे बढ़े, इस पर विशेष चर्चा की गई है। डिजिटल इंडिया के तारतम्य में सुरक्षा प्रबंधन योजना के विकास एवं वेब आधारित क्रियान्वयन के लिए ये प्रस्तुति एक मार्गदर्शक अवधारणा है। इस प्रस्तुति के मुख्य भाग है सुरक्षा प्रबंधन योजना का विवरण, सुरक्षा प्रबंधन योजना का विकास, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण योजना, आपातकालीन प्रबंधन योजना, ऑडिट या सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रमों की जांच और समीक्षा। इस प्रस्तुति का उद्देश्य कोयला व धात्विक खानों की सुरक्षा के लिए उद्योग में जागरूकता पैदा करना, कामगारों और प्रबंधन को प्रशिक्षित करना और समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही सक्रियता के साथ उसके निवारण के तरीकों को खोजना है। ये प्रस्तुति 100% जोखिम मुक्त कार्य परिवेश की स्थापना में खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रतिबद्धता दोहराती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं खानों में घटने वाली मुख्य दुर्घटनाएं क्या है। आग लगना या गैस या धूल का विस्फोट, छत का टूटकर गिरना या दीवारों का टूटना, दीवारों या बेंचों व डंप का फेल होना, मशीन या उपकरणों से संबंधित दुर्घटनाएं, वैद्युतिक दुर्घटनाएं, जलप्लावन, संचालित ढुलाई यानी पावर हाउलेज से संबंधित दुर्घटनाएं, विस्फोटक पदार्थों से संबंधित दुर्घटनाएं। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि ऐसे खान दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण है खराब जोखिम प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा संस्कृति। सुरक्षा प्रबंधन योजना या SMP वह व्यावहारिक एवं कार्यशील दस्तावेज है जिसका उद्देश्य है एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, खान श्रमिकों और प्रबंधकों में एक अच्छी सुरक्षा संस्कृति का विकास और पोषण करना। इसके फलस्वरूप अधिकांश खदान दुर्घटनाओं के कारणों का उन्मूलन किया जा सकता है या उन्हें कम किया जा सकता है। अगले भाग में हम सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी SMP और उसकी कार्यान्वयन के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी SMP खानों में काम करने वाले लोगों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक रणनीति है। इसमें शामिल है स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कार्यक्रम, एक व्यवस्थित तरीके से खदान के भीतर खतरों से निपटने के लिए विस्तृत तरीके जिसमें आपातकालीन प्रबंधन योजना अर्थात EMP शामिल है, मालिक, एजेंट और प्रबंधकों के कर्तव्य एवं दायित्वों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना,
सुरक्षा प्रबंधन योजना की परिभाषा। एसएमपी या सुरक्षा प्रबंधन योजना एक आधारभूत एवं सतत कार्यशील दस्तावेज है जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों की रूपरेखा प्रदान करती है। प्रत्येक खान के कार्यस्थल पर नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है कि वे अपने खानों के कार्य परिवेश में सुधार करने के लिए व्यवस्थित तरीके एवं पद्धति का विकास करें। सुरक्षा प्रबंधन योजना का उद्देश्य है नियोक्ता के लिए लक्ष्य, जिम्मेदारियों की पहचान कराना, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, रिस्क असेसमेंट अर्थात जोखिम आकलन, नीति निर्धारण, कार्यकुशलता की निगरानी, एक सुसंगठित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए उपायों के दस्तावेज, खान अधिनियम और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जोखिमों का नियंत्रण आवश्यक है। सुरक्षा प्रबंधन योजना का लक्ष्य। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र के अनुसार जोखिम निर्धारण और मूल्यांकन दल का गठन करना जिसका दायित्व हो, कर्मियों में जागरूकता बढ़ाना, हेजिड अर्थात हजार्ड आइडेंटिफिकेशन पर कौशल विकास। सुरक्षा प्रबंधन योजना से संबंधित एक दस्तावेज का निर्माण करना इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक है भागीदारी अर्थात पार्टिसिपेशन, विचार मंथन अर्थात ब्रेनस्टॉर्मिंग, डीजीएमएस की ओर से नियमित सलाह और सुझाव। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी एसएमपी खानों में काम करने वाले लोगों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन अर्थात OHS के लिए एक रणनीति है। आइए अब हम जान लेते हैं कि OHS क्या है। OHS अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति एक समावेशी दस्तावेज है। इसका खानों में सभी संबंधित भागीदारों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। ये श्रमिकों के सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सभी कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए एक बहुआयामी दल के गठन की आवश्यकता है। इसमें संपरीक्षा अर्थात ऑडिट का प्रावधान भी शामिल किया गया है। OHS सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों की स्थिरता का आकलन करता है। इसकी लगातार प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की जाती है। OHS एक परिवर्तनशील कार्यनीति है। ये बदलती हुई प्रौद्योगिकी और कार्यविधियों के साथ प्रासंगिकता बनाए रखती है। सुरक्षा प्रबंधन प्रथाओं के बारे में विवरण प्राप्त करने से पहले प्रस्तुति में उपयोग की जाने वाली मूल शब्दावली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये शब्द DGMS अर्थात खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित है। हजार्ड अर्थात खतरा। हजार्ड संभावित नुकसान, चोट या हानि का एक स्रोत है। रिस्क अर्थात जोखिम। जोखिम एक विशिष्ट अवांछित घटना की संभावना और उसके घटने पर संभावित परिणाम का संयोजन है। रिस्क असेसमेंट अर्थात जोखिम आकलन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न जोखिमों का मापदंड किया जाता है, जिसके आधार पर जोखिम उन्मूलन की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन की समस्त प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रिस्क एस्टिमेशन अर्थात जोखिम अनुमान। ये प्रक्रिया दो कारकों के अनुसार जोखिम की मात्रा का आकलन करती है, संभाव्यता और गंभीरता। ये निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक साधन मात्र है
और न ही एक सटीक विज्ञान। जोखिम की मात्रा निर्णय से संबंधित कई अनिश्चितताएं हैं। इसमें व्यक्तिपरक निर्णय को शामिल करने का प्रावधान भी है। रिस्क रेटिंग अर्थात जोखिम मूल्यांकन। जोखिम आकलन के बाद दिया जाने वाला ये जोखिम के श्रेणी का स्तर है। उदाहरण के लिए उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, कम जोखिम आदि। रिस्क इवैल्यूएशन अर्थात जोखिम अवमूल्यन। जोखिम की स्वीकार्यता और तदनुसार प्रतिरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता और प्राथमिक पर निर्णय। रिस्क कंट्रोल अर्थात जोखिम नियंत्रण। खतरों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों का कार्यान्वयन। रिस्क मैनेजमेंट अर्थात जोखिम प्रबंधन। कार्यस्थल में जोखिमों को पहचानने और नियंत्रणों को लागू करने की प्रणाली में जोखिम का प्रबंधन करने के लिए किए गए कदमों का समग्र विवरण। दल का गठन। खतरों की पहचान तथा सुरक्षा प्रबंधन योजना की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक समर्पित दल का होना आवश्यक है। प्रबंधक अथवा कार्य प्रभारी या ऑपरेशन इंचार्ज को दल का नेतृत्व करना चाहिए। कनिष्ठ प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के बीच में से ही दल के बाकी सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। चुने गए सभी सदस्यों के पास व्यावहारिक कार्य अनुभव और कौशल होना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि सभी सदस्य खतरे की संभावना, परिणाम और नियंत्रण के विषय में अपना दृष्टिकोण सटीक पद्धति से प्रदान कर सके, जो कि व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य एवं किफायती हो। दल में सुरक्षा समिति के सदस्य और कामगार निरीक्षकों अर्थात वर्कमैन इंस्पेक्टर को शामिल करना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों की पहचान के लिए खान चिकित्सक और अन्य विशेषज्ञों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षण दल में सलाहकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। ये वांछनीय है कि आंतरिक सुरक्षा संगठन, सुरक्षा निदेशालय एवं वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों से नियमित सलाह लिए जानी चाहिए और उनके निर्देशों और सुझावों को प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। सारी प्रक्रिया के संचालन को दल के नेता के तहत रखना एवं स्वतंत्र रखना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा प्रबंधन योजना एक झलक में। सुरक्षा प्रबंधन योजना में सबसे पहला कदम है जोखिमों की पहचान। अगला कदम है जोखिम विश्लेषण और मूल्यांकन। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर यह तय किया जाता है कि एक जोखिम से किस प्रकार निपटा जाए। इसके 3 तरीके हैं। जोखिम उन्मूलन अर्थात खतरे को खत्म करना, जोखिम नियंत्रण अर्थात खतरे को कम करना और सह जोखिम सुरक्षित कार्य करना। सुरक्षा प्रबंधन योजना का अगला कदम जोखिम से निपटने के तरीकों को तय करने के पश्चात उन पर उचित कार्यवाही करना है। जोखिम उन्मूलन या नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों की उपलब्धि को परखने के लिए नियमित रूप से कार्यकारिता और उनसे हुए परिवर्तनों की निगरानी करना भी सुरक्षा प्रबंधन योजना का एक भाग है। खतरों की पहचान। खतरों को पहचानने की प्रक्रिया जोखिम नियंत्रण का पहला आवश्यक कदम है। उक्त प्रक्रिया को पूरा करने के कई तरीके हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संभावित खतरों को पहचाना जा सके। कार्य की सुविधा के लिए जानकारी के प्रासंगिक स्रोत में सम्मिलित है कानून, उपकानून और अनुमोदित कोड ऑफ प्रैक्टिस व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं और बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्देशित करते हैं। सुरक्षा समिति की बैठकों की
की गई चर्चा के सारांश, कामगार निरीक्षकों यानी वर्कमैन इंस्पेक्टर्स के रिपोर्ट, खान और केंद्रीय डेटाबेस से उपलब्ध दुर्घटना, स्वास्थ्य एवं आकस्मिक घटनाओं से संबंधित सूचनाएं, विशिष्ट मुद्दों पर अनुभव बांटने के लिए प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों के साथ परामर्श, प्रक्रिया की जानकारी, फॉल्ट ट्री एनालिसिस का इस्तेमाल करके अंतर्निहित मुद्दों और खतरों का निर्धारण जो कि पहली नजर में स्पष्ट नहीं हो सकता, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ऑडिट के दौरान पाए गए उल्लंघनों का विवरण, पूर्व प्रकाशित सुरक्षा आंकड़े, आंतरिक सुरक्षा संगठन, सुरक्षा निदेशालय एवं शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के सदस्य अन्य खानों से प्राप्त अनुभवों को बांटकर प्रक्रिया को सुगमता प्रदान कर सकते हैं। सभी नियमित और कदाचित कार्यों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। कार्यस्थल को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है गतिविधियों या प्रक्रियाओं के आधार पर, उपकरण या मशीनरी के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर, किसी विशेष कार्य की कार्य पद्धति के आधार पर। हर कार्य पद्धति एवं कार्य के साथ जुड़े तत्वों और उपतत्वों को पहचानने और संभावित विफलता के कारणों को देखने के लिए विचार विमर्श सत्रों के माध्यम से विस्तार से विश्लेषण किए जाने चाहिए। ये निरीक्षण पर नोट्स का आदान प्रदान करके और प्रासंगिक जानकारी एवं उपलब्ध अनुभव वाले परिस्थितियों की तुलना करके भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए टीम के सदस्यों द्वारा कार्यस्थल का मुआयना किया जा सकता है। दुर्घटना प्रवण के रूप में पहचान की गई कार्यों या स्थितियों की समीक्षा काफी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि वर्तमान और भविष्य के जोखिम निर्धारण अभ्यासों के लिए सभी पहचाने गए खतरों का ध्यान रखें एवं निर्धारित मानक प्रारूप में प्रलेखित करें। जोखिम की पहचान और जोखिम प्रबंधन। खतरे की पहचान और जोखिम प्रबंधन के लिए एक दल के गठन हेतु खान प्रबंधक या ऑपरेशन इंचार्ज को टीम लीडर के रूप में चुना जा सकता है। अन्य सदस्यों को इस प्रकार से चुना जा सकता है: सुरक्षा अधिकारी, सहायक प्रबंधक, इंजीनियर, कामगार निरीक्षक, उत्पादन प्रभारी, यांत्रिक रखरखाव के प्रभारी, विद्युत रखरखाव के प्रभारी, व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रभारी, खान सर्वेक्षण का प्रभारी, पर्यवेक्षक, श्रमिक, मशीन ऑपरेटर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन सहित विभिन्न विभागों के सभी प्रभारों के लिए उल्लिखित गतिविधियों से चुने गए रिपोर्टियर्स यदि आवश्यक हो तो टीम सदस्यों के लिए सह विकल्प भी कर सकती है। सलाह और तकनीकी मार्गदर्शन नियामकों के लिए अन्य पेशेवरों को जोखिम निर्धारण सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इनमें शामिल है प्रसिद्ध खनन वैज्ञानिक, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ, मशीन निर्माताओं के प्रतिनिधि। जोखिम प्रबंधन के साधनों को संगठित करने के लिए कुछ जरूरी चीजों का उल्लेख यहाँ किया गया है। पहला, एक दल स्थापित करने से पहले कुछ दस्तावेज क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है, जैसे सुरक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त, कामगार निरीक्षकों की रिपोर्ट, नियामकों द्वारा इंगित उल्लंघनों एवं उनके निराकर हेतु की गई कार्रवाई, सुरक्षा अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट, आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, यदि हो तो पिछला जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज, यदि हो तो दुर्घटनाओं और निकट अतीत की घटनाओं पर रिपोर्ट, खनन कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सुरक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने में मदद के लिए
उपरोक्त रिपोर्टों का एक अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, एक कंप्यूटर सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 या इसके नवीनतम संस्करण और प्रिंटर का समर्थन करता है। और अंत में एक स्क्रीन के साथ एक ओवरहेड प्रोजेक्शन सिस्टम। सामान्य खतरों के उदाहरण। खतरों की सूची के लिए कुछ उदाहरण यहाँ उल्लिखित किए गए हैं। ये सूची केवल सूचक है। भूमिगत खानों के खतरों की सूची में शामिल है जलप्लावन, खान में आग लगना, भूगर्भ स्तर नियंत्रण अर्थात स्ट्रेटा कंट्रोल, खान वायु संचालन में अनियमितता से उत्पन्न खतरा, स्वतः दहन, खान विद्युत स्थापन कार्यों के खतरे, परिवहन, अन्य मशीनरी के संचालन में अनियमितता से उत्पन्न खतरा, वायु से उत्पन्न धूल और खान व्यावसायिक स्वास्थ्य। खुली खदानों के जोखिमों की सूची में शामिल है भूगर्भ स्तर नियंत्रण अर्थात स्ट्रेटा कंट्रोल, परिवहन, अन्य मशीनरी के संचालन में अनियमितता से उत्पन्न खतरा, खान विद्युत स्थापन कार्यों के खतरे, वायु से उत्पन्न धूल और खान व्यावसायिक स्वास्थ्य। रिस्क रैंकिंग अर्थात खतरों को क्रमबद्ध करना। इस सत्र में हम जानेंगे कि खतरों को किस प्रकार उनकी गंभीरता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशा निर्देश के अनुसार खतरों को क्रमबद्ध करना निर्भर करता है संभावना और परिणाम पर। संभावना का अर्थ है एक खतरे के घटने का संयोग। हालांकि कुछ मामलों में जहां संभावनाएं अधिक हैं, वहां कर्मचारियों का केवल कुछ ही समय के लिए खतरों के दुष्प्रभाव से सामना होता है। परिणाम खतरे से होने वाली हानि या क्षति का परिमापन है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में ये परिभाषित है हानि की मात्रा जो केवल उन लोगों पर लागू होता है जो उन खतरों के संपर्क में आए हैं। चोटों या स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव की संभावित गंभीरता एवं उसकी मात्रा। उन लोगों की संख्या जो संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। रिस्क स्कोर अर्थात जोखिम मूल्यांकन। जोखिम मूल्यांकन की गणना में संभावना की जगह अरक्षितता और संभाव्यता को सम्मिलित किया गया है। इसलिए रिस्क स्कोर या जोखिम मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। रिस्क स्कोर इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंसेस इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर अर्थात जोखिम मूल्य बराबर है परिणाम गुना संभाव्यता गुना अरक्षितता। जोखिम स्कोर की गणना में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। DGMS के अनुसार वो मूल्य निम्न चार्ट में उल्लिखित है जो खतरे की जोखिम स्कोर की गणना में उपयोगी लाए जा सकते हैं। जोखिम निवारण और नियंत्रण। ये कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जोखिम को उन्मूलन करने या कम करने के लिए खनन प्रतिष्ठानों की एक कार्यवाही योजना है। इसमें खान अधिनियम और संबंधित कानून की आवश्यकताओं को किसी भी ऐसी कार्य योजना में सम्मिलित की जाती है एवं पिछले अनुभव के आधार पर हितधारकों द्वारा एक जोखिम नियंत्रण पदानुक्रम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अनुभव के आधार पर प्रत्येक पद्धति के प्रभाव के लिए नियंत्रक विवरणों को प्रतिशत के रूप में विभक्त किया जाता है। उन्मूलन अर्थात एलिमिनेशन, खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम। इसकी प्रभावशीलता है 100%।
यानी 100%। प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन, कम खतरनाक प्रक्रिया, सामग्री या पदार्थ के द्वारा बदलाव। इसकी प्रभावशीलता है 75% यानी 75%। पृथक्करण अर्थात सेपरेशन, समय और जगह परिवर्तित कर व्यक्तियों को जोखिम के संपर्क में आने की संभावना को कम करना। इसकी प्रभावशीलता है 50% यानी 50%। प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, जोखिम अनावरण से संबंध, समय और परिस्थिति में समायोजन। इसकी प्रभावशीलता है 30% यानी 30%। प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग, इसका उद्देश्य है कुशलता में सुधार करके कार्यों को कम खतरे वाला बनाना। इसकी प्रभावशीलता है 20% यानी 20%। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जहां अन्य उपाय संभव न हो वहां उचित रूप से डिजाइन किए गए और ठीक से लगाए जाने वाले उपकरणों के द्वारा जोखिम से निपटने का प्रयास। इसकी प्रभावशीलता है 5% यानी 5%। जोखिम नियंत्रण के उपाय प्रभावी ढंग से खतरे को कम कर सकते हैं। इसके बावजूद एक अवशिष्ट जोखिम मौजूद रह सकता है जिसकी निगरानी की आवश्यकता है ताकि खतरे के स्तर को संवेदक बिंदु तक पहुंचने पर द्वितीयक रोकथाम की प्रक्रिया को संचालित किया जा सके। कार्यान्वयन और निगरानी, नियंत्रण तय करने के बाद सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। उचित समय सीमा के अंतराल में उपायों को लागू किया जाना चाहिए। ये नियंत्रण उपायों और जांच करने और रोकने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया नए जोखिमों को पेश नहीं करती है। उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के उपायों की प्रभावशीलता पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है। ऑडिटिंग एवं समीक्षा, ऑडिटिंग एवं समीक्षा किसी भी सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी एसएमपी की निरंतर प्रभावशीलता को बढ़ाने का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य ये देखना है कि ओएचएस, खान अधिनियम एवं संबंधित विधानों की नीतिगत आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से परिपूर्ण हो रही है। ऑडिटिंग एवं समीक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षा प्रबंधन योजना में आवश्यक सुधार और कार्यप्रणाली में संशोधन। आंतरिक ऑडिट आईएसओ अर्थात आंतरिक सुरक्षा संगठन अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार ये तिमाही अथवा अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ या संगठन को बाह्य समपरीक्षा के लिए नियुक्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण ओएचएस प्रबंधन के मानकों को सुधारने में निरंतर प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी एसएमपी का कार्यान्वयन दिन प्रतिदिन खानों के संचालन में नियुक्त श्रमिकों, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के कौशल पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगातार उन्नत करने के लिए आवश्यक है। नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का समावेशन, नए कौशल स्तरों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों का पुनः प्रशिक्षण, ऑडिटरों का विभिन्न कौशल स्तर प्राप्त करना जरूरी है। सुरक्षा प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
विशेष कार्यक्रमों के विकास और रचना की आवश्यकता हो सकती है। श्रमिकों, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण द्वारा कौशल वृद्धि पर नजर रखने के लिए व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना तथा ई-कॉपी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुरक्षा प्रबंधन योजना यानी एसएमपी की प्रक्रिया का पुनः परीक्षण। सुरक्षा प्रबंधन योजना को इन स्थितियों में से एक या फिर एक से ज्यादा परिस्थितियों में पुनरीक्षा किया जा सकता है। भूखनन की स्थिति में बदलाव, खनन प्रक्रिया में बदलाव या तब्दीली, खनन प्रक्रिया में नए उपकरण का समावेशन, दुर्घटना होने की स्थिति से बच निकलने की घटनाओं की सूचना, खान दुर्घटना के उपरांत। सुरक्षा प्रबंधन योजना के प्रयासों की नियमित समीक्षा जरूरी है। अनुभव और खनन के तरीकों में सुधार के साथ व्यक्तिपरक पहलू को काम करने के लिए ये आवश्यक है। खनन एक खतरनाक व्यवसाय है। दुर्घटना और बीमारियों की संभावना को कम करने की सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। इन घटनाओं तथा खनन कर्मियों में व्यावसायिक स्वास्थ्य के जांच द्वारा इनके कारण जानना तथा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक लेना अत्यावश्यक है। इन खतरनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपायों की शुरुआत भी बहुत जरूरी है। दुर्घटनाओं तथा घटनाओं की जांच रिपोर्ट एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रबंधन योजना में मौजूद कर्मियों को इंगित करती है। इनके सुधार एवं उन्नति के लिए इन विषयों के अनुसार विश्लेषण किया जा सकता है। खतरे की प्रकृति और जोखिम की अवधि। सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए कार्यविधि एवं व्यवस्था, प्रशिक्षण संरचना एवं उसकी प्रभावकारिता, व्यक्तियों एवं संगठन का OHS प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण, जोखिम की पहचान, जोखिम का आकलन और उसके उपशमन एक ट्यूटोरियल। इस सत्र में हम आपको एक लाइव उदाहरण के माध्यम से एसएमपी की पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे। खतरे की पहचान। एसएमपी की प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है खतरे की पहचान। अगले स्लाइड में हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शीट का एक उदाहरण दिखाएंगे। एसएमपी विकसित करने की प्रक्रिया में ये शीट बहुत जरूरी है। इसके तहत एसएमपी टीम के सदस्यों के द्वारा खदान के संभावित खतरों को पहचाना जाता है। उसके बाद परिणाम, संभाव्यता और अरक्षितता के आधार पर जोखिम स्कोर की गणना की जाती है। पहली शीट जिसे हम देखने वाले हैं वो एक क्रमहीन सूची है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शीट। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शीट की एक क्रमहीन सूची आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शीट में दर्शाए गए कॉलम है डिस्क्रिप्शन ऑफ हजार्ड अर्थात खतरे का वर्णन। इस कॉलम में टीम द्वारा पहचाने गए हर खतरे का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एक्सपोज्ड अर्थात खतरे के संपर्क में आए कर्मियों का प्रतिशत। साधारणतः इस कॉलम में मैक्सिमम, हाई, मीडियम या लो लिखा जाता है। इससे खतरे की गंभीरता की प्राथमिकता की पहचान होती है। इस शीट के अगले 3 कॉलम हैं कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात परिणाम, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभाव्यता और एक्सपोजर अर्थात अरक्षितता। एसएमपी टीम अपने अनुभव और विश्लेषण के आधार पर इन तीनों का मूल्यांकन करती है। कॉन्सिक्वेंसेस को 1 से 5 के स्केल पर तथा प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर को
1 से 10 के स्केल पर मूल्यांकित किया जाता है। इस शीट का आखिरी कॉलम है रिस्क फैक्टर या स्कोर, जिसे कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर को गुणा कर प्राप्त किया जाता है। या रिस्क स्कोर हमें एक हज़ार्ड की गंभीरता बताता है और इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि किन खतरों पर सबसे पहले कार्यवाही की जाए। एक बार खतरों की सूची तैयार हो जाती है तो इस सूची को रिस्क स्कोर के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है ताकि अधिक रिस्क स्कोर वाले हज़ार्ड क्रम में ऊपर रहे और कम स्कोर वाले हज़ार्ड नीचे की ओर रहे। अगली स्क्रीन में आप इसी क्रमबद्ध सूची को देख पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सूची में अब अधिक रिस्क स्कोर वाले हज़ार्ड ऊपर की तरफ हैं। जोखिम आकलन और निवारण। खतरे की पहचान के बाद अगला कदम है जोखिम आकलन अर्थात रिस्क असेसमेंट। इस प्रक्रिया में टीम खतरे के पीछे हर जोखिम अर्थात रिस्क और उसके मैकेनिज्म अर्थात तंत्र का मूल्यांकन करती है। ये प्रक्रिया हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन शीट में दिखाए गए हर खतरे के लिए लागू है। प्रत्येक खतरे के लिए एक अलग रिस्क असेसमेंट शीट तैयार की जाती है। रिस्क असेसमेंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए दी गई सूची के इस उदाहरण के रूप में सडन इनरश ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड माइन वर्किंग फ्रॉम सरफेस का चयन करते हैं। इस उदाहरण के आधार पर अगले स्लाइडों में हम प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों का प्रदर्शन करेंगे। अब अगला कदम है इस खतरे के लिए मैकेनिज्म या तंत्र का विस्तार करना। इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं उदाहरण के रूप में दिए गए हज़ार्ड या खतरा और उससे संबंधित मैकेनिज्म। इस प्रक्रिया का तीसरा कदम नियंत्रण अर्थात कंट्रोल को परिभाषित करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक मैकेनिज्म के कई कंट्रोल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया का चौथा चरण है प्रत्येक कंट्रोल के लिए नियामक प्रावधानों और प्रबंधन दिशा निर्देशों को निर्दिष्ट करना। स्क्रीन पर दिखाए गए आखिरी कॉलम के हेडिंग में दिए गए शब्दों के अर्थ हैं RSP Relevant Statutory Provisions अर्थात प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान, DGC DGMS सर्कुलर्स अर्थात DGMS के परिपत्र, MG मैनेजमेंट गाइडलाइंस यानी प्रबंधन दिशा निर्देश। पांचवा चरण है प्रक्रिया अर्थात प्रोसीजर। प्रोसीजर कॉलम के अंतर्गत प्रत्येक कंट्रोल को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को बताया गया है। ये प्रोसीजर RSP, DGC या MG के प्रावधानों के अनुरूप होते हैं। छठे चरण में एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल इंडेक्स या ERCI अर्थात वर्तमान जोखिम नियंत्रण सूचकांक को सुनिश्चित कर शीट में शामिल किया गया है। टीम के सदस्यों के मत के आधार पर हर कंट्रोल के ERCI को हाई, मीडियम या लो का सूचक दिया जाता है। इस प्रक्रिया के सातवें चरण में हर प्रोसीजर के लिए उत्तरदायी अधिकारी के नाम को शीट के RES कॉलम में शामिल किया जाता है। इस चरण के फलस्वरूप हम जान सकते हैं कि प्रत्येक प्रोसीजर के लिए दायित्वशील अधिकारी कौन है। आठवें तथा अंतिम चरण इस शीट में एक और कॉलम जुड़ जाता है जहां दायित्वशील अधिकारी अपने कमेंट्स यानी टिप्पणियां रिकॉर्ड करता है।
इनमें से कुछ कमेंट्स में आप एक पीला ध्वज या येलो फ्लैग का चिन्ह देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये येलो फ्लैग क्या है। कुछ गतिविधियों के साथ एक पीला ध्वज या YF दिखाया गया है। इस पीले ध्वज को देने के आधार हैं खतरे की धारणा और गंभीरता एवं जोखिम। प्रबंधक का ये दायित्व बनता है कि वो पीले ध्वज वाली सभी गतिविधियों के बारे में एजेंट और मालिक को सूचित करे। एजेंट और मालिक को नियमित रूप से सूचित करने के लिए प्रबंधक द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने की एक प्रणाली तैयार की जा सकती है। ये तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि पीले ध्वज वाली गतिविधियां संतोषजनक रूप से पूर्ण ना हो और एक्शन टेकन कॉलम में उसका वर्णन ना हो। अब हम SMP की प्रक्रिया के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ऑडिट डेटा शीट को विस्तार से समझेंगे। ऑडिट शीट में सबसे ऊपर टीम के सदस्यों और फैसिलिटेटर्स के नाम शामिल है। इस शीट में हम प्रत्येक जोखिम के तंत्र या मैकेनिज्म, नियंत्रण उपाय या कंट्रोल, नियंत्रण प्रक्रिया या प्रोसीजर और कार्रवाई या एक्शन टेकन के बारे में विस्तृत आंकड़े पाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर अपने विचार और टिप्पणियां प्रदान करता है। यदि आवश्यक हो तो ऑडिटर अपनी टिप्पणियों के साथ एक एक्शन फ्लैग भी शामिल कर सकता है, जो उस प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है। इस प्रक्रिया के आरंभ में ऑडिटर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान यानी खतरों को पहचानने की योजना पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दे सकता है। इसके बाद वो हजार्ड कंट्रोल मैनेजमेंट प्लान यानी जोखिम नियंत्रण प्रबंधन योजना पर विस्तृत अवलोकन करते हुए अपने विचारों को ऑडिट डेटा शीट में शामिल करता है। इस स्क्रीन पर दिखाए गए डेटा शीट में आप 2 नए कॉलम्स देख सकते हैं। एक्शन टेकन। इस कॉलम में दायित्वशील अधिकारी प्रोसीजर के संतोषजनक समापन होने पर अपनी टिप्पणियां लिखता है। ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स। इस कॉलम में ऑडिटर प्रक्रिया से संबंधित अपनी टिप्पणियां लिखता है। यहाँ ऑडिटर के पास ये प्रावधान है कि वो अपनी टिप्पणी के साथ एक लाल ध्वज या इमीडिएट एक्शन फ्लैग का प्रयोग कर सकता है। इमीडिएट एक्शन फ्लैग या लाल ध्वज क्या है? लाल ध्वज या इमीडिएट एक्शन फ्लैग उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिन पर की गई कार्यवाही ऑडिटर के अनुसार अपर्याप्त या संतोषजनक नहीं है। ये खतरे की धारणा, गंभीरता और जोखिम पर निर्भर करता है। प्रबंधक का ये दायित्व बनता है कि वो लाल ध्वज वाली गतिविधियों के बारे में एजेंट और मालिक को सूचित करे। एजेंट और मालिक को नियमित रूप से सूचित करने के लिए प्रबंधक द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने की एक प्रणाली तैयार की जा सकती है। ये तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि लाल ध्वज वाली गतिविधियां संतोषजनक रूप से पूर्ण ना हो और एक्शन टेकन कॉलम में उसका वर्णन ना हो। एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली अर्थात इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली विभिन्न काल्पनिक परंतु संभावित आपातकालीन परिदृश्यों एवं उनके रोकथाम के संभावित उपायों को जोखिम आकलन एवं खतरों के नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। उक्त को विकसित करते समय नजदीकी खानों में
कार्यरत एवं जोखिम आकलन विधि में जानकारी रखने वाले खान अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है। विचार विमर्श के दौरान उन संभावित खतरों एवं जोखिम के नियंत्रण एवं निदान जिनका आकलन पूर्व में न किया गया हो के विकास की संभावना तलाशी जानी चाहिए। एक प्रभावी IERS अर्थात एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ये है कि आपातकालीन घटना के समय लिए गए अति महत्वपूर्ण निर्णयों द्वारा उक्त घटना को वर्गीकृत किया जाए ताकि उचित स्तर की प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जा सके। सामान्यतः यह पाया गया है कि कुछ घटनाएं जिनमें से कई अनेक व्यक्तियों के लिए घातक साबित होती हैं, उन स्थिति में आपातकालीन घटना के समय उचित स्तर पर प्रतिक्रिया प्रणाली के प्रारंभ होने में विलंब उपस्थित करता है, जो ये प्रकट करता है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली उचित रूप से विकसित नहीं की गई है। ऐसी घटनाएं जिनमें एक या एक से अधिक व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, उन आपातकालीन घटनाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण प्रभावी एवं स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा कम से कम समय में किया जा सके। ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान तथा इमरजेंसी इनिशिएशन प्रोटोकॉल नियंत्रण तथा उन्मूलन के तंत्र को सक्रिय करते हुए स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित निरीक्षण के द्वारा खतरों के संभावित स्रोतों की पहचान एवं उपचारात्मक उपायों को आरंभ किया जाना चाहिए। परिस्थितियों के आधार पर ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान यानी TARP और इमरजेंसी इनिशिएशन प्रोटोकॉल यानी EIP को प्रत्येक स्तर के लिए गंभीरता और गुरुत्व के क्रम में तैयार किया जा सकता है। स्व एवं सहायता प्राप्त बचाव दुनिया भर में आपातकालीन अभ्यास चलाने के दौरान इकट्ठा किए गए प्रमाण ये दर्शाते हैं कि अपने आप को बचाने की योग्यता ही भूमिगत कर्मियों के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवसर प्रदान करती है। ये अति आवश्यक है कि ये योग्यता सहायता प्राप्त बचाव रणनीति द्वारा पूर्ण रूप से दक्ष हो ताकि उन लोगों को बाहरी सहायता प्रदान की जा सके जो स्वयं सुरक्षित स्थल तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। सिम्युलेटेड इमरजेंसी एक्सरसाइज सिम्युलेटेड अर्थात अनुपता आपातकालीन अभ्यास की संरचना इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिकल्पित किया जा सकता है। अन्य खानों से आपसी सहायता की अवधारणा के साथ व्यवस्थित, सुसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण खदान में मौजूद जोखिमों को सीधे सीधे संबोधन करना, बाहरी एजेंसियों को शामिल करना जैसे कि खान बचाव स्टेशन, DGMS, मीडिया और कंपनी के उच्च अधिकारी। आकलन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल करना, जोखिम मूल्यांकन सिद्धांतों के अनुरूप ये सुनिश्चित करना कि ये अभ्यास खान श्रमिकों के लिए कोई नई जोखिम उत्पन्न नहीं कर रही है। सहायता प्राप्त बचाव रणनीति का मुख्य कार्य है उन श्रमिकों को बाहरी सहायता प्रदान करना जो स्वयं सुरक्षित स्थल तक पहुंचने में असमर्थ है। सहायता प्राप्त बचाव संलेख की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है: दुर्घटना प्रबंधन दलों का गठन, कोड विवरण में भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और नियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों का अधिकृतीकरण एवं इन विवरणों का ड्यूटी कार्ड में अंतर्वेशन, जो कि महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में और सूचनार्थ दस्तावेज के रूप में भविष्य में उपयोगी हो। सटीक और समयबद्ध जानकारी के प्रभाव के लिए
प्रमाणित एवं योग्य संचार चैनलों की स्थापना भी अति आवश्यक है। नियंत्रण कक्ष की स्थापना। नियंत्रण कक्ष में रिकॉर्डिंग और डेटा के विश्लेषण के लिए आवश्यक सुविधाएं, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बाहरी विशेषज्ञों की उपलब्धता और खान के अंदरूनी एवं बाहरी संचार के लिए एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था समावेशित होनी चाहिए। उपरोक्त चर्चित दर्ज महत्वपूर्ण स्मृति और सूचनार्थ दस्तावेज स्थापित नियंत्रण कक्ष में उपयोगी है। खान बचाव संगठन की कई आवश्यक विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है समर्पित और सक्षम कर्मियों की एक टीम द्वारा संचालित कुशल प्रबंधन, व्यापक खान बचाव प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देशों को सटीक स्थान पर अमलीकरण। खान बचाव प्रबंधन व्यवस्था का एक आवश्यक अंश है समन्वित एवं संरचित प्रशिक्षण प्रणाली और बचाव कर्मियों का पुनः प्रशिक्षण। पुनः प्रवेश के वक्त बाधाएं। बचाव की वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले असुरक्षित स्थान पर पुनः प्रवेश सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। पुनः प्रवेश से पहले जोखिम विश्लेषण एवं मूल्यांकन अनिवार्य है। इसके बाद पुनः प्रवेश के समय बाधाओं की गंभीरता से जांच और मूल्यांकन अति आवश्यक है एवं तैयार किए गए बचाव प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है। जोखिमों की पहचान एवं खतरा प्रबंधन विधि के विकास हेतु इन बिंदुओं का स्मरण अवश्य रहे। वैसे खतरे जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, प्रबंधन कार्रवाई की आवश्यकता वाले खतरे और कम जोखिम वाले खतरे कि जिन पर निगरानी की जानी चाहिए। सुरक्षा प्रबंधन योजना के वेब आधारित अमलीकरण हेतु एवं प्रक्रियाओं से जुड़े सभी प्रासंगिक लोगों से संपर्क के लिए एवं उनसे संचार हेतु महत्वपूर्ण हितधारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल पते दर्ज करने के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया होनी चाहिए। महत्वपूर्ण हितधारक में सम्मिलित किए जा सकते हैं सभी व्यक्ति जिनके नाम नियंत्रण पत्रक की जिम्मेदारी कॉलम में दिखाई देते हैं। फोरमैन, सहायक प्रबंधक, कॉलियरी इंजीनियर और प्रबंधक, एजेंट और मालिक, निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक। खनन स्तर पर जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण अभ्यास पूरा हो जाने के बाद ही दस्तावेजों को ईमेल के जरिए स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए। दस्तावेज विक्षेपण। क्षेत्रीय निरीक्षक से जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण अभ्यास दस्तावेज के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही इसे प्रबंधक द्वारा ईमेल के माध्यम से हितधारकों को भेजा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें नियंत्रण शीट की जिम्मेदारी कॉलम में सूचीबद्ध किया गया है। प्रबंधक, एजेंट और मालिक, क्षेत्रीय निरीक्षक और निरीक्षक। दस्तावेज के सत्यापन और प्रमाणीकरण। जब निर्दिष्ट नियंत्रण उपायों पर कार्रवाई पूरी हो गई है, तो जिम्मेदार लोगों के द्वारा ईमेल के माध्यम से कार्रवाई की प्रतिवेदन प्रबंधक को भेजनी होगी। सत्यापन के बाद प्रबंधक जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण अभ्यास दस्तावेज को अपडेट करेगा और ईमेल के माध्यम से इसे इन लोगों को अग्रेषित करेगा। एजेंट और मालिक, निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक। ऑडिट रिपोर्ट का विक्षेपण। जैसा कि जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज के साथ है, ऑडिट रिपोर्ट भी ईमेल के माध्यम से इसे इन लोगों को अग्रेषित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति
जिन्हें नियंत्रण शीट की जिम्मेदारी कॉलम में सूचीबद्ध किया गया है। एजेंट और मालिक, क्षेत्रीय निरीक्षक और निरीक्षक। डीजीएमएस खान सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। ये प्रस्तुति खानों के भीतर काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से एक प्रयास है। हम बेहतर प्रक्रियाओं को स्थापित करने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश और एक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य है जोखिम को कम करना और अप्रिय घटनाओं को विफल करना।